अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जाफ़र लिगारी हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, हमने पिछली किस्त में देखा कि सोवियत यूनियन के ज़वाल के बाद रूस ने अपने कुदरती वसाइल जैसे तेल, गैस, जंगलात और मादनियात को यूरोप में फ़रोख्त करके अपनी तबाहाल मईशत को सहारा देना शुरू किया। व्लादिमीर पुतिन ने अपने सदारत के पहले 4 साल अरसे में सबसे पहले रूस के अंदर अमन व अमान कायम करने की तरफ तवज्जो दी, मुल्क को सियाहों के लिए पुरअमन और महफूज बनाया और फिर मईशत को मजबूत करने के लिए अहम इकदामात किए। व्लादिमीर पुतिन ने रूसी सनतों को नेशनलाइज किया। ये एक बड़ा और ख़तरनाक फैसला था जिसके नतीजे में कई ओलिगार्क, सियासी ताकतें और बैनुल-अक़वामी मफादात उनके खिलाफ खड़े हो गए। लेकिन व्लादिमीर पुतिन पीछे हटने वालों में से ना थे। उन्होंने भरपूर मुज़ाहमत की और एक लंबी जंग लड़ी। ये वो वक्त था जब वो बैक वक्त अंदरूनी करप्शन, ताकतवर सरमायादारों और बैरूनी दबाव के खिलाफ खड़े थे। अपनी सारी जदोजहद के दौरान व्लादिमीर पुतिन ने एक वादा कभी नहीं तोड़ा, वो वादा जो उन्होंने अपने साबिक सदर बोरिस येल्सिन के साथ किया था। व्लादिमीर पुतिन ने येल्सिन को यकीन दिलाया था कि न तो उनके खिलाफ कोई केस खोला जाएगा, न कोई तफ्तीश होगी और न ही उनकी फैमिली को किसी खतरे में डाला जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि पुतिन के सियासी मुखालफिन भी मानते हैं कि इस वादे पर आज तक कायम है। येल्सिन और उनकी फैमिली को कभी किसी मुकदमे में नहीं घसीटा गया। पुतिन ने उनका भरपूर तहफ़्फ़ुज़ किया और यही अमल उन्हें रूसी सियासी तारीख में एक अलग मकाम देता है। जब 2004 के सदारती इंतखाब हुए तो व्लादिमीर पुतिन उस वक्त तक अपना एक मजबूत, काबिल-ए-एतमाद और बावकार इमेज कायम कर चुके थे। रूसी अवाम उन्हें अपना एक मसीहा समझने लगी थी। उन्होंने उस रूस को एक बार फिर पैरों पर खड़ा किया जो 1991 में मगरबी ताकतों के सामने घुटनों के बल झुक चुका था। अब रूसी कौम को दोबारा इज्जत, खुददारी और एतमाद हासिल हो चुका था। लोग कहते थे अब हम दुनिया के सामने सर उठाकर जीने के काबिल हो गए हैं। पुतिन हर गुजरते दिन के साथ अवाम में मजीद मकबूल होते चले गए। उसके साथ साथ अब रूसी मईशत का मामला यहाँ तक आ गया कि खुद मगरबी दुनिया रूस पर अपने कुदरती वसाइल के लिए इन्हसार करने लगी। चाहे वो पेट्रोल हो, गैस, तेल, लकड़ी या धातें, रूस इन सब की यूरोप को बाकायदा और वसी पैमाने पर फराहमी कर रहा था। व्लादिमीर पुतिन ने इसी दौरान मगरबी सियासतदानों को बहुत करीब से जांचना शुरू किया। शायद यही वो वक्त था जब उनके अंदर का KGB एजेंट दोबारा मुतहर्रिक हुआ। व्लादिमीर पुतिन किसी भी मगरबी लीडर से मुलाकात से कबल उसकी शख्सियत, कमजोरियां, नजरियात, नफ्सियात सबका तफसीली मुतायला करते। मिसाल के तौर पर जर्मनी की उस वक्त की चांसलर एंजेला मर्केल कुत्तों से शदीद खौफजदा थी, तो पुतिन ने जब उन्हें क्रेमलिन में मदऊ किया तो जानबूझकर अपना एक बड़ा कुत्ता साथ लेकर आए। कुत्ता मुसलसल भौंकता रहा। मर्केल बकायदा खौफजदा नजर आई। पुतिन ने बड़े सुकून से उसे प्यार से थपक कर खामोश किया, लेकिन जो उससे वो मकसद हासिल करना चाहते थे वो हासिल कर चुके थे। इसी तरह अमरीकी सदर जॉर्ज W. बुश एक कदामत पसंद ईसाई थे और मजहबी चमत्कारों पर यकीन रखते थे। पुतिन ने उन्हें मुलाकात में एक सलेब वाला लॉकेट तोहफे में दिया और कहा, हमारे खानदान का एक फार्म हाउस था जहां एक दिन आग लग गई, हर चीज राख हो गई, लेकिन ये लॉकेट सलेब का निशान मुकम्मल तौर पर महफूज रहा। आज मैं ये लॉकेट आपको देना चाहता हूँ, शायद आपके लिए भी ये कोई खास बरकत लेकर आए। जॉर्ज बुश इस जज्बाती वाक़ये से बेहद मुतासिर हुए। उन्हें लॉकेट को चूमा, गले में डाला और पुतिन से बगलगीर होकर शुक्रिया अदा किया। यूरोप अब रूसी तवानाई पर मुकम्मल इन्हसार कर रहा था। यही चीज़ अमेरिका के लिए बैसे तशवीश बनी हुई थी। जब जर्मनी न्यूक्लियर प्लांट्स के बारे में रूस से मुज़ाकरात कर रहा था तो अमेरिका इस सूरत हाल पर शदीद नालां था। जबकि जर्मनी खुद भी तजब्जुब का शिकार था, तो ऐसे में पुतिन ने जर्मन मीडिया में बैठकर दो टोक अल्फाज में कहा, अगर आप न्यूक्लियर प्लांट्स नहीं लगाएंगे तो तवानाई के लिए गैस, तेल या कोयला इस्तेमाल करना पड़ेगा और ये सब भी आपको रूस ही से लेना पड़ेगा। अगर वो भी नहीं लेंगे तो आपको लकड़ी जलानी पड़ेगी और लकड़ी भी रूस ही फराहम करेगा। पुतिन की ये दो टोक बात मगरबी अवानों में गूंजती रही। अब रूस की मईशत तेजी से तरक्की कर रही थी और यूरोप इसका सबसे बड़ा खरीदार बन चुका था। यही वो वक्त था जब व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात रूसी फलासफर, मुअर्रिख और सियासी मुफक्किर अलेक्जेंडर डोगन से हुई। डोगन एक गैर मामूली जहानत के हामिल फर्द थे।
انہیں پیوٹن کو صرف سیاسی نہیں بلکہ نظریاتی اور فکری سطح پر بھی متاثر کیا۔ پیوٹن رفتہ رفتہ ان کے قریب آتے گئے اور یہ تعلق اس حد تک گہرا ہو گیا کہ ڈوگن پیوٹن کے غیر رسمی استاد بن گئے۔ ڈوگن کی فکر میں روس صرف ایک ملک نہیں بلکہ ایک تاریخی، روحانی اور تہذیبی مرکز بھی تھا جسے مغربی طاقتوں کے سامنے نہیں جھکنا تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب یورپی ممالک نے روس کو ایک ابھرتے ہوئے خطرے کے طور پر دیکھنا شروع کیا۔ روس اور یوکرین کے درمیان تعلقات روز بروز خراب ہوتے جا رہے تھے اور دنیا جانتی تھی کہ کرائمیا کا جزیرہ کسی بھی وقت روسی تسلط میں جا سکتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید کہانی جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔